इन 10 साल में हमने तबाही, बर्बादी, मायूसी, अफसोस, गम, इसके अलावा शायद ही कुछ देखा होगा। जब 10 साल पहले हम इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारी अपनी रियासत थी, रियासत का अपना दर्जा था, रियासत में लद्दाख भी हमारे हिस्से में थी, हमारे अपने इख्तियारात थे, अपने पावर्स थे, हमें अपनी ज़मीन पे हक था, अपनी नौकरियों पे हक था। जब हमने पिछली बार इलेक्शन लड़ा था, हमारी इस ज़मीन पे, हमारे नौकरियों पे 1,40,00,000 लोगों का हक था। आज जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी ज़मीन पे, इसी नौकरियों पे, इन्हीं दरियाओं पे, इन्हीं पहाड़ों पे अब 1,40,00,000 लोगों का हक बन गया है। हम अपने हक के लिए अब परेशान हो गए हैं, अपने हक हासिल करने के लिए अब हम लड़ते हैं। आज हर तरफ से हमें देखा जाए तो मां सिवाय मार खाने के हमें और कुछ नहीं मिलता। कहने के लिए तो हमें कहा गया था कि हमारी तरक्की में रुकावट सिर्फ 370 है। कहने के लिए तो हमें कहा गया था कि हमारी तरक्की, नौजवानों के रोजगार, माता बहनों की परेशानियों में अगर हल है तो वो 370 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां से दफा करके हल हो जाएगा। लेकिन आज 5 साल से ज्यादा हो गए बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया। मैं मजबूर होता हूं यहाँ पे पूछने पे कि खुदारा मुझे बताएं ना, कौन सा ऐसा वादा है उस वक्त का जो पूरा हुआ। कहा गया था कि नए कारखाने लगेंगे, कहा गया था कि नौकरियों के नए दरवाजे खुलेंगे, कहा गया था कि तरक्की और हुकूमत के कामकाज में एक नई दौर देखने को मिलेगी, आप अपने मुकद्दर के खुद मालिक बनोगे। लेकिन उनमें से कौन सी ऐसी बात सही साबित हुई? आज देखें, नौजवान अपने नौकरी के लिए परस्ता रहा है। कहां पे वो मुलाजमत के ऑर्डर? इन पिछले 5 सालों में जहां पे भी सरकारी नौकरियों का लिस्ट निकला, उस लिस्ट के खिलाफ धांधली के इल्जाम, वो लिस्ट रद्द की गई और हमारे नौजवान भाई बहन ओवर एज हो गए। यहां हर लिहाज से देखें, महंगाई ने मार डाला हमें। आज बिजली का हाल देखिए, कोई घर ऐसा नहीं है जो बिजली के मामले में शिकायत नहीं करती। जब हमारी हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, 2014 तक महीने का बिजली का बिल 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए से ऊपर नहीं। आज बिजली का बिल 1700, 1800 रुपए से कम नहीं आता। अगर आपकी आमदनी 1500 रुपए होगी, लेकिन महीने का बिजली का बिल आपका 1800 रुपए। तभी तो जाके हमने अपने मैनिफेस्टो में आपके साथ वादे किए हैं। हमने कहा है कि अगर हमारी हुकूमत आएगी, ये जो बिजली का खर्चा कम करने के लिए हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे। यहाँ नौकरियों की बात छेड़ी गई। मुझे बताइए ना, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे लोकल लोग लगते हैं? यहाँ काम कौन से कम हुए? यहाँ वो कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठेकेदार भी बाहर से आता है, अपने मुलाजिम भी बाहर से लाता है, अपने मजदूर भी बाहर से लाता है, इस्तेमाल करने वाला सामान भी सारा बाहर से आता है। हम सिर्फ अपनी जमीन दे देते हैं, हम जमीन दे देते हैं, हमारे मकान टूट जाते हैं, हमारे खेतों से ये सड़क चली जाती है, लेकिन इस सड़क के हवाले से हमारे बच्चों को, चाहे वो पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, उन्हें काम नसीब नहीं होता। जिस एम्स की बात परगोत्रा साहब ने की, और सही है कहा, 90% से ज्यादा लोग जो इसमें काम करते हैं वो बाहर से हैं। क्या यहाँ जम्मू कश्मीर में उनको पढ़ा लिखा कोई नहीं मिला? क्या बाग में काम करने के लायक नहीं मिला? क्या दरवाजा खोलने के लायक कोई नहीं मिला? चलिए ना, अब आपको बड़े बड़े डॉक्टर अगर बाहर से लाने पड़े, हम शिकायत नहीं करेंगे। मुमकिन है यहाँ डॉक्टरों की कमी है, लेकिन यहाँ बेरोजगार नौजवानों की कमी नहीं है। अगर आपने मौका दिया होता वो काम करते, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। लगाई
आपने अस्पताल यहाँ पे बड़ा शोर शराबा किया, देखो जी अस्पताल आया, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले भी तो आपने बाहर से लाए तभी। और ये जिस तरह मेरे साथियों ने अपनी तकरीरों में कहा, यहाँ तो जनाब अब दरिया से रेत निकालने का भी हक हमारा नहीं रहा, दरिया से रेत निकालने का ठेका भी बाहर वाला लेता है। वो वक्त ऐसा था जब एक रेत की ट्रक जो है आप 4,000 रुपए में लेते थे, आज वही रेत का ट्रक जो है आपको 17,000 18,000 रुपए में मिलता है, क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं, रेत लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, आप लोग कहीं के नहीं रहते। हमारे गुजर बकरवाल भाई जो बैठे हैं, तादाद इनकी कम होगी, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगलों पे पहला हक जो है इनका था, इन्हें उस हक से भी महरूम रखा गया। हर लिहाज से आप देखें, महंगाई का जो दबाव हमारे ऊपर, मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री साहब ने गैस के चूल्हे बांटे थे, कहा था कि आप लकड़ी जलाते हो उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है, गैस के चूल्हे पे खाना बनाओ। आप गोबर जलाते हो उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है, गैस का चूल्हा जलाओ। लेकिन उस वक्त ये बताना भूल गए थे कि गैस का चूल्हा जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है और सिलेंडर की कीमत हर महीने ये बढ़ाते रहेंगे। नतीजा ये निकला कि कई सारे ऐसे घर हैं जिन्होंने को चूल्हा तो मिला, लेकिन वो उस चूल्हा को जलाने के काबिल नहीं रहे। कपड़ा लगाया उस पर, घर में उस चूल्हे को सजावट के तौर पे इस्तेमाल किया। हमने अपने मंशूर में उन घरों के साथ वादा किया है कि कल को 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की अलायंस गवर्नमेंट आएगी, हम आपको साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त दे देंगे, ताकि आपके घर में वो जो चूल्हा वजीर आजम साहब ने दिया, कम से कम आप इस्तेमाल करने के काबिल तो रहोगे। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा ना, जिस चूल्हे के ऊपर कुछ पकाने के लिए ना हो। हमारी हुकूमत में इन राशन डिपो के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, आपको चीनी मिलती थी, आपको राशन स्केल के हिसाब से मिलता था, जिस स्केल पे आपका गुजारा होता था। इन बीजेपी वालों ने आपके राशन डिपो से चीनी भी ली, मिट्टी का तेल भी लिया। एपीएल तो दूर की बात, जो बीपीएल, जो गरीब लोग हैं, उन्हें कहा जाता है कि 2.5 किलो राशन पे महीने का वो गुजारा करें। यहाँ जो बीजेपी का उम्मीदवार है, जो हमारे हमसाए में सांबा में वो बीजेपी का उम्मीदवार है, अच्छा हट्टा कट्टा आदमी है ना, मैं उससे कहूँ जरा 2.5 किलो राशन पे गुजारा करके दिखाओ, मैं भी मान के चलो। जिस दिन ये बीजेपी के लीडर ना 2.5 किलो राशन पे गुजारा करेंगे, मैं यहाँ के गरीबों को कहूँगा ना 2.5 किलो से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। वो 25 किलो से कम नहीं खाते होंगे, लेकिन आपसे कहते हैं कि 2.5 किलो में अपना गुजारा कर लो, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। हमारी हुकूमत आई तो हम इन राशन डिपोओं के जरिए आपको दोबारा मिट्टी का तेल और चीनी देंगे और राशन का स्केल भी बढ़ा देंगे, ताकि आपका गुजारा इसी तरह, चाहे वो तालीम हो, सोशल वेलफेयर हो, बिजली हो, इन तमाम मामलों में हमारी कोशिश है कि हम आपके मुतालबे और मुश्किलात हल करें। यहाँ पे वादे तो हुए थे कि फैक्ट्रियां खुलेंगी, लेकिन उल्टा जो फैक्ट्री खुले थे वो भी बंद होने जा रहे हैं, चल नहीं पाते, गुजारा नहीं होता उनका। और मैं हैरान होता हूँ इस बात पे, ये परगोतरा साहब ने मुझे बड़ी लंबी लिस्ट दी कि ना परमंडल में ये लोगों की मुसीबतें हैं, चाहे वो सड़क को लेके हो, पानी को लेके हो, बड़ी ब्राह्मणा में मुलाजमत की मुसीबत, पानी, मीटर, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, पढ़ाई के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। विजयपुर के एम्स के हवाले से हमने बात की। मैं मजबूर होता हूँ ये बात पूछने पे, ना डबल इंजन सरकार की बात मेरे एक साथी ने यहाँ पे की। ये बीजेपी अक्सर ये कहते हैं ना, डबल इंजन बनाओ, देखो कैसे तरक्की होगी। वहां पे प्रधानमंत्री भी तो यहाँ पे मुख्यमंत्री भी। अब हमें जम्मू कश्मीर में अब 10 साल हो गए डबल इंजन देखते हुए। 2015 में इनकी इंजन शुरू हुई। 2015 में पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। 2016 में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री।
2018 के बाद राजभवन के जरिए यहाँ बीजेपी ने अपना निजाम चलाया, चाहे सत्यपाल मलिक साहब हो, मुर्मू हो, या हमारे जो अभी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि 10 साल हमने इनका डबल इंजन सरकार तो देखा, लेकिन डबल इंजन सरकार में हमने तरक्की नहीं देखी। डबल इंजन सरकार में हमने आपके मुतालबे हल होते हुए नहीं देखे। डबल इंजन सरकार में हमने यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलते हुए नहीं देखा। अब यहाँ पे आपको डराने के लिए ये लोग आते हैं, कहते हैं अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को यहाँ से कामयाब करोगे, यहाँ आतंकवाद फैलेगा, यहाँ यात्रियों को जो है निशाना बनाया जाएगा। मैं उनसे जरा पूछूं ना, 2014 से पहले जम्मू में कभी हमले हुए जब हमारी हुकूमत थी? आज पिछले 2 साल से देखिए ना, आप जम्मू का कौन सा इलाका है जो आज सुरक्षित है? चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, रियासी हो, हर हफ्ते हर महीने आपको कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि हमारे बहादुर सैनिक जो है उनको कुर्बान किया गया है। तो आतंकवाद इनके दौर में शुरू हुआ या हमारे दौर में शुरू होगा? ये कहते हैं इनके हमारी अगर हुकूमत आई तो यात्रियों पे हमले होंगे। अरे नाम मैं इनको क्या याद दिलाऊं कि यात्रियों पे हमले तो इनके दौर में हुए। महबूबा मुफ्ती वजीर आला थी, बीजेपी के साथ अलायंस था जब अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ। इनकी हुकूमत थी इस साल जब रियासी पे बस पे हमला हुआ और 10 यात्री वहां पे शहीद हुए। इन्हीं के दौर में पिछले 2 साल में जम्मू में आतंकवाद फैला। हमने तो अपने दौर में जब लाली खान साहब पुलिस के अफसर थे, हमने तो जम्मू को पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था ही नहीं कहीं पे। यहाँ पे आखिरकार ये इन लोगों की लापरवाही है कि 8 अक्टूबर के बाद हमें हालात संभालने होंगे और दोबारा जम्मू को आज ये मिलिटेंसी और आतंकवाद से हमें मुक्त करना होगा, आजाद करना होगा, और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे आपको। ये मौका हम नहीं गवाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं होता, वो आपको तकसीम करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पानी के हवाले से बात की, बिजली के हवाले से बात की, नौकरियों के हवाले से बात की, तरक्की के हवाले से बात की, जम्मू को आतंकवाद से आजाद करने के हवाले से बात की। लेकिन मैंने एक बात नहीं की, मैंने मजहब की बात की। मैंने मजहब के बुनियाद पर वोट नहीं मांगे। मैंने मजहब के बुनियाद पर आपको तकसीम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ बीजेपी का है। इनकी लगातार कोशिश है, इनकी लगातार, क्योंकि इनके पास और कुछ, मैं बार-बार इनसे कहता हूं, जब प्रधानमंत्री साहब यहाँ आते हैं, जब अमित शाह साहब यहाँ आते हैं, जब इनके बाकी बड़े लीडर आते हैं और कहते हैं 3 खानदान, ये 3 परिवारों ने ये किया, मैं कहता हूँ आपके पास और कुछ है नहीं क्या लोगों को देने के लिए? जरा कम से कम हमने तो, चलिए ना, मुझे अब यहाँ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को छोड़े हुए 10 साल हो गए। मैंने जितना किया नहीं किया वो अब लोग जानते हैं, लेकिन आपने पिछले 10 साल में कुछ तो किया होगा जो आप लोगों को देख सकते हैं। ये क्या मजबूरी है कि हर तकरीर में इन 3 खानदानों को, इन 3 परिवारों को, इन 3 पार्टियों को? जाहिर सी बात है कि इनके पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्होंने किया ही कुछ नहीं आपके लिए। एक भी मुश्किलात और मुतालबा आपका हल नहीं हुआ, और इसलिए ये बस रट लगाए चलते हैं, ये 3 परिवार। मेहरबानी करें, आप सोच समझ के 1 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करिएगा। इस बात में मत आइए जो ये आपको डरा के और मतलब गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे मोतबाना अपील है, और इसलिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हम एक साथ आए क्यों?